हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लेना ताकि आपका लिंक अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो उस क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए थे। तो आज की क्लास में हम जो बैलेंस कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, वो हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो डायरेक्शन चैप्टर का जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि जिसमें आपको ये बोला जाता है कि कोई पर्सन है, वो स्टार्टिंग में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद अब उसने जो टर्न किए हैं वो लेफ्ट और राइट के वे में नहीं किए हैं, वो किए हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब जैसे ये एग्जांपल दिया है मैंने क्वेश्चन का, इसको देखते हैं कि ये जो पर्सन था ये स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा था। ठीक है जी। आफ्टर दैट उसने क्या किया, 180 डिग्री की मूवमेंट क्लॉकवाइज की है, फिर 45 डिग्री की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज की है। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये टर्न करने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा होगा। ठीक है जी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत इजी सा काम है। आप देखो क्लॉकवाइज की वैल्यू आपको 180 डिग्री दे रखी है। ठीक है, लिख लेते हैं साथ में। और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू आपको 45 डिग्री दे रखी है। ठीक है जी, 45 डिग्री की वैल्यू है। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो अपोजिट्स को हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देते हैं। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, नाम किसका आएगा, तो बच्चा ध्यान रखना हमेशा नाम उसी का आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्लॉकवाइज की है तो नाम आ जाएगा क्लॉकवाइज का यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी बेसिक डायरेक्शंस देखनी है जो होती है हमारी। ठीक है जी, ये हो गई। अब क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है, ईस्ट दे रखा है। ठीक है जी। अब मैंने ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करके 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। तो बच्चा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये जितने भी एंगल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, 135 को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे, 135 को हम 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इजी करने के लिए। तो अब क्या करो, यहाँ ईस्ट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले 90 डिग्री की मूवमेंट ईस्ट की किसके साथ होती है, साउथ के साथ हो जाएगी। ठीक है जी, ये कर लिया मैंने। अब मैंने 45 जाना है, तो 45 के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पूरा मूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ 45 मतलब आधा मूव करना है। तो यहाँ आधा ये हो गया। ठीक है, और एज वी नो वेस्ट और साउथ के बीच में जो होता है वो होता है मेरे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज आवर माइनर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा कि ये बंदा ये करने के बाद एंड में साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात बच्चा, कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू एक से ज्यादा लिखी हुई होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी भी चीज की वैल्यू एक से ज्यादा है तो उसको आपने ऐड करना है, सिंगल वैल्यू बना लेना है, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलेगा। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों के दिमाग में ये आती है चीज कि मैम अगर आंसर यहाँ पे 45 और 90 की मूवमेंट में ना आए, 30 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, तो हम क्या करें। तो बेटा वेरी क्लियरली बता दूं आपको, ये डायरेक्शंस के चैप्टर में ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जो मूवमेंट्स आती हैं, जो कैलकुलेटिव मूवमेंट्स होंगी, वो सारी आपको इसी तरीके की आएंगी ताकि आप इजीली उसमें मूवमेंट कर सको और अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सको। ठीक है जी, तो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस अबाउट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
ये वाला, जिसमें एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो जी ये जो टाइप है ना, ये आजकल जैसे बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें काफी फेमस है, बड़ा ट्रेंड में चलता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आते हैं, ठीक है। बट इस चीज का एक ध्यान रखना कि जिसमें इस तरीके का डेटा गिवन होता है उसमें हमें इसको ड्रॉ करना पड़ता है मेजरमेंट्स को ध्यान रख के, ठीक है जी। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम अगर हम इसको ड्रॉ करने बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है बेटा। पहली चीज देखो, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके हाथ में परफेक्शन उतनी आती रहेगी, तो स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी देखो कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो उसके नीचे जो पार्ट्स होते हैं वो 2 से 3 होते हैं, कई बार 4 भी हो सकते हैं। तो आप ये देखो वेटेज कितनी है, 3 से 4 नंबर की वेटेज हो जाएगी, तो थोड़ा से सेकंड्स अगर एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना है ध्यान से। मुझे बोला गया ए जो है वो 10 मीटर साउथ में है, किसकी साउथ में है, बी की साउथ में है ना। तो मतलब बी पॉइंट पहले क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा ए पॉइंट क्रिएट होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, सी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे, सी ईस्ट में है ए के, तो ये रहा ए। तो ईस्ट कहाँ है, हमें पता है ईस्ट हमेशा हमारी राइट साइड में होता है, तो यहां से आप ड्रॉ कर दो सी पॉइंट, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास 5 का, ठीक है। अब डी जो है वो वेस्ट में है बी पॉइंट के, तो ये रहा बी, तो वेस्ट इधर आ गया, यहाँ आ गया मेरा डी पॉइंट, डिस्टेंस आ गया 4 मीटर्स का, ठीक है जी। फिर बोला गया ई जो है वो मिडल में है ए एंड बी के, तो ए एंड बी का मिड पॉइंट हमने ई बनाया, जिसकी वजह से ये 5-5 में कट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, तो मेरा सी पॉइंट ये रहा, मेरा बी पॉइंट ये रहा, तो मुझे मतलब ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है आराम से कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं थ्योरम को, जिसकी वैल्यूज क्या बनेगी, बेस हो गई है मेरी 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर टोटल कितना था, ये 10 था, 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो आगे ये सॉल्व कर लो, ये हो गया 25, ये हो गया 100, है ना, फिर हो गया ये 125 रूट में आ गया। अब देखो 125 जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हमें रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो जिनको तो पता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, बेसिक एलसीएम वाला, 125 को 5 से डिवीजन में डालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 25, ये 5 पे फिर चला गया, ये हो गया एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो ये जो 5 है ये पेयर में आ रहे हैं, तो जो पेयर में आता है नंबर वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल बच गया है तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो मेरा आंसर आ गया 5√5 मीटर्स, ये मेरा आंसर है डिस्टेंस का, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। मैंने क्या करना है, D के विद रिस्पेक्ट E की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, ये जो D पॉइंट है इस पे मैंने अपना बेसिक जो प्लस का साइन होता है डायरेक्शंस वाला वो बना लेना है। देखो जी, अब D से खड़े होकर मैं अगर E को देखूं तो ये देखो ये सेंटर में आ रहा है ऐसे, है ना। तो हमें पता है इस तरफ हमारी ईस्ट होती है, नीचे की तरफ हमारा साउथ होता है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चा, बीच में हो गई यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो D के विद रिस्पेक्ट E जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए ये तरीका, और डायरेक्शन निकालने के लिए जिसके विद रिस्पेक्ट पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर जो है वो फाइंड कर देना है, ठीक है। मैंने फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3-4 कितने भी हो सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारा कितने नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा 4th नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब बस एक और कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे बोला गया एट 12 नून द मिनट हैंड पॉइंट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड एट 3:15 PM। तो बच्चा पहली बात, ये टाइमिंग देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्लॉक का क्वेश्चन है, ये क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्लॉक की टाइमिंग डाल दी। ठीक है, करने का तरीका ध्यान से समझ लो। देखो क्या करना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक क्लॉक हमारी ऐसी होती है, ये हो गई है ना, और बेसिक डायरेक्शंस ये होती हैं हमारी ऐसे ही। ठीक है जी, अब टाइमिंग पहले क्या दे दी उसने, 12 नून। तो 12 नून हमारा कैसे बनता है, हमारा 12 नून ऐसे होता है, दोनों सुइयां पास में एक दूसरे के पास होती हैं, यही होता है ना। तो यहाँ देखो ये है हमारी मिनट हैंड, अभी बाय डिफॉल्ट 12 बजे जो मिनट हैंड होती है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, वो नॉर्थ में आ रही है, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि जो मिनट हैंड है उसको वेस्ट डायरेक्शन की तरफ करो, वेस्ट की तरफ लेके जाना है। तो बच्चा देखो जरा, मिनट हैंड वैसे नॉर्थ में है, मुझे बोला गया उसको कहाँ लेके आना है, वेस्ट की तरफ लेके आना है। तो इसका लॉजिक समझो, लॉजिक क्या कह रहा है, उसने क्या किया, मिनट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करवा दिया है, ये लॉजिक है, हमने बस लॉजिक कॉपी करना है। ठीक है, मिनट हैंड को इधर लेके आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव किया है, लॉजिक माइंड में रख लिया। अब दूसरी टाइमिंग पे आ जाओ, दूसरी टाइमिंग है मेरी 3:15 की। 3:15 कैसे होते हैं, जब घड़ी में 3:15 होते हैं तो ऐसा कुछ होता है, यही होता है। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। ओके, अब बाय डिफॉल्ट हमारी मिनट हैंड कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन मैंने ये आंसर नहीं देना, मेरा लॉजिक क्या था, मिनट हैंड को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो। तो ये रही मिनट हैंड, अगर इस मिनट हैंड को मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री लेके जाऊंगी तो वो कहाँ पहुंचेगी, वो नॉर्थ में पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा मेरा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लॉजिक को कॉपी करना कि वो कितनी मूवमेंट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो नई टाइमिंग होगी उसकी उतनी मूवमेंट हमने करवानी है, रियल आंसर नहीं बताना होता बच्चा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट। तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए, अगर आपने पुरानी क्लास भी देखी होगी उसमें 2 किए थे, इसमें हमने 3 कर लिए हैं, तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से कर लो तो आपका डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ कर रही हूँ, इजी लगेगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक आपको परफेक्शन नहीं आएगी। सो इट विल बी गुड फॉर यू कि चैप्टर की असाइनमेंट निकालो, क्वेश्चंस निकालो, 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि आपके हाथों में परफेक्शन आ जाए हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है जी, कोई डाउट होगा तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चा, और अगर आपको ये वीडियो अब अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो नए चैप्टर के साथ लेकर नेक्स्ट क्लास में आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।